नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग स्विच ऑप्शन को चूज़ करते हैं, यानी कि आप लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड ये सही रिटर्न नहीं दे रहा है या फिर इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है या फिर और भी कई सारे रीज़न हैं जो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर आप लोगों को एक्चुअल में अपने म्यूचुअल फंड को कब स्विच करना चाहिए, यानी कि एक फंड से दूसरे फंड में जाना चाहिए या फिर आप लोगों का जो फंड है उसमें आप लोगों ने रेगुलर ले रखा है तो डायरेक्ट में क्या उसी फंड में स्विच करना चाहिए। स्विच करते हैं तो हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह के चार्जेस लगते हैं, किस तरह के टैक्सेस लगते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया मिल पाए कि क्या एक्चुअल में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा स्विच करना। क्योंकि देखिए आप लोगों के सामने दोनों ऑप्शन मिलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का जिसे आप लोग सिप भी कहते हैं और लमसम का एक मुश्त इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को क्या करना चाहिए वो भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे भी आकर के वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ये स्विचिंग आखिर होती क्या है, तो देखिए ये म्यूचुअल फंड को स्विच करने का मकसद ये है कि आप लोग जो भी फंड की यूनिट्स बाई करे हैं अभी तक, चाहे सिप के माध्यम से चाहे लमसम के माध्यम से, तो वो यूनिट्स विड्रॉ होती हैं पहले, फिर उसके बाद आप लोगों की दूसरे यूनिट्स में बाई होती हैं। ठीक है, दूसरे फंड्स के यूनिट्स में बाई होती हैं। अब आप लोगों का सेम फंड हो, ठीक है, उसी में आप लोगों ने रेगुलर ले रखा हो, डायरेक्ट में जाना चाहते हैं तो रेगुलर में जो भी आप लोगों की यूनिट्स होंगी वो निकलेंगी, जितनी भी यूनिट्स आप लोगों ने अब तक बाई करी हैं, और फिर वही यूनिट्स या फिर कह लीजिए जो भी रेगुलर की एनईवी डायरेक्ट की एनईवी होगी उस एनईवी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जितनी यूनिट अलॉट होगी वो होता है। ये स्विच का ऑप्शन होता है, इस तरह से स्विच का प्रोसीजर होता है। ठीक है, आप किसी भी फंड में स्विच को ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा कि आखिर आप लोगों को चार्जेस किस तरह के देने पड़ते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड में चार्जेस आप लोगों को बाई करते समय देने पड़ते हैं और जब आप लोग अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में आप लोगों से लिया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया कि स्विच क्या होता है कि आप लोग एक फंड से अपने यूनिट्स को विड्रॉ करते हैं, तो अब उन यूनिट्स पे आप लोगों ने जो भी गेन करा है, ठीक है, वो आप लोगों का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखा जा रहा है। देखिए अगर आप लोग इक्विटी में कर रहे हो तो इक्विटी का 1 साल होता है और 2 साल होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। जब आप लोग दूसरे साल में चले जाते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को देखा जाता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख तक के गेन में किसी भी तरह के आप लोगों के टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हो और इससे बियॉन्ड जाता है आप लोगों का, तो ऑलमोस्ट आप लोगों का 15% के टैक्सेस वगैरह चार्जेस वगैरह लेकर के सब हो जाता है। वहीं पे जो भी आप लोगों का इनकम होता है, जो भी आप लोगों की टैक्सेबल इनकम होगी उसमें जाकर के ये काउंट होगा। ठीक है, और ये डेब्ट की कैटेगरी में होगा और इक्विटी में आप लोगों का वही काट लिया जाएगा। और वहीं पे अगर आप लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लोगों का 10% लगता है और वहीं पे 1 लाख तक की यूनिट पे आप लोगों को छूट भी मिल जाती है। और वहीं पे डेब्ट में यही चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि 15% से ज़्यादा हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और डेब्ट में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो वो आप लोगों का टैक्सेस जो होता है वो इंस्टेंट निकाल लिया जाता है। बाकी अगर आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हो डेब्ट में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो आप लोगों की टैक्सेबल इनकम में जो भी आप लोगों की सालाना इनकम होगी उसमें जाकर के जुड़ती है। अब जो नेक्स्ट चार्ज आता है वो चार्ज आता है आप लोगों का एग्जिट लोड। एग्जिट लोड दोस्तों आप लोगों को इसको समझना है सिप और लमसम में। अगर आप लोगों ने लमसम किया हुआ है तो आप लोगों ने एक बार में अपना इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है कि आप लोगों को इतनी यूनिट अलॉट हो गई, अब आपने उस पर रिटर्न देखना है एट द एंड ऑफ द टेनर जो भी आप लोगों ने चूज किया है। ठीक है, तो एग्जिट लोड दोस्तों ये आप लोगों के फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का फंड है और कितने समय तक को आप लोगों का एग्जिट लोड पीरियड है। कई फंड आप लोगों को 6 महीने का देते हैं, कई फंड आप लोगों का 365 दिन यानी कि 1 सालों का एग्जिट लोड होता है, 1% तक होता है। तो जो भी आप लोग विड्रॉ करते हैं उस पर आप लोगों को 1% तक की एग्जिट लोड देनी पड़ती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और सिप के मामले में आप लोगों का मंथली कंट्रीब्यूशन जाता रहता है। ठीक है, अब मंथली कंट्रीब्यूशन जो भी आप लोगों ने लास्ट कंट्रीब्यूशन किया होगा अगर वो 365 दिनों के अंदर होगा तो उस पर आप लोगों को एग्जिट लोड नहीं उस पर आप लोगों को एग्जिट लोड देने पड़ेंगे। और 365 दिन के अगर ऊपर होता है तो वहाँ पे आप लोगों को एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों जो आप लोगों का 12 साल का सिप 12 महीने का जो सिप जाएगा
उसमें आप लोगों का जो 12 महीने का सिप होगा वो एग्जिट लोड के अंतर्गत आएगा, और उसके पीछे वाले जो होंगे वो नहीं आएंगे। जो 365 दिन वाले जो एग्जिट लोड वाले ऑप्शन मिलते हैं, ये आप लोगों का मैक्सिमम 1% तक होता है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को अपने म्यूचुअल फंड को स्विच कब करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर के काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि आखिर हमें स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिस तरह के चार्जेस मैंने आप लोगों को बताएं वो भी आप लोग देखेंगे। अगर आप लोग टैक्सेबल इनकम को देखते हैं, ये उसी में बता रहा हूँ कि आप लोग को स्विच करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो चार्जेस को आप लोग ध्यान रखिए, उसके हिसाब से आप लोग देखिए कि आप लोगों को स्विच करना है कि नहीं। और आप लोग टैक्सेस को देखिए, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हो डेब्ट में, तो आप लोगों का जो पैसा है वो आप लोगों की टैक्सेबल इनकम में जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप लोगों ने 9.5 लाख रुपए ऑन किया है, और आप लोगों की जो भी यहाँ से कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म में डेप्ट से, वो आप लोगों का 50 से 60 हज़ार चला जाता है, ठीक है। तो 10 लाख के ऊपर हो जाएगा वो। तो फिर वहाँ पे आप लोग जिस भी टैक्स स्लैब में गिरेंगे, फिर उस हिसाब से आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और चार्जेस जो भी हैं एग्जिट लोड्स वगैरह का, उसका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को लगता है, ठीक है, पहली चीज़ कि अगर फंड का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने अपने फंड के गोल्स को अलग बनाए थे उस फंड के साथ। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए हम फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कोई लार्ज कैप होता है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोर्टफोलियो होता है, वो 30% अलग फंड्स में होते हैं और 70% लार्ज कैप ब्लू चिप की कंपनीज में होते हैं, ठीक है। तो उसका फंड का पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। अब वो 50% ब्लू चिप में, 50% आप लोगों का पैसा थोड़ा और रिस्क में चला जा रहा है, या फिर और सिक्योर्ड होता चला जा रहा है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि फंड का ऑब्जेक्टिव चेंज हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन चेंज हो चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपकी गोल्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको जिस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, जिस तरह आप लोगों के कैपेबल है रिस्क लेने की, उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दूसरा चीज़ दोस्तों कि अगर फंड मैनेजर चेंज हो रहा है, फंड मैनेजर चेंज हो रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक फंड आप लोगों को अच्छा रिटर्न देता आया है, ठीक है। और फंड मैनेजर के चेंज होने का क्या रीज़न है, आप लोग उसको देख सकते हैं। 6 महीने तक वेट कीजिए नए फंड मैनेजर का, कि नया फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कर रहा है। अगर वो पिछले फंड मैनेजर की तरह ही अच्छे तरीके से लेता हुआ चला आ रहा है और उस फंड मैनेजर का पिछला रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो बेस्ट होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग उसी फंड के साथ बने रहें, आप लोगों को स्विच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों कि फंड के जो पिछले रिटर्न्स हैं वो आप लोगों के ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इस बात को भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं किसी फंड के साथ, और उस फंड में बहुत अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि उसी कैटेगरी में, उसी फंड में, उसी तरह के फंड में आप लोगों के दूसरे फंड मैनेजर काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल करके दे पा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न बनता है कि आप लोगों को अपने म्यूचुअल फंड को स्विच कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चीज कि अगर आपका फंड मैनेजर बेंचमार्क को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, देखिए क्योंकि फंड मैनेजर आपने क्यों बिठाया है वहाँ पे, कि जो भी बेंचमार्क आपने देखा है कि हमारा 100 TRI है, ये आप लोगों का निफ्टी 100 TRI है, इसको देख करके हमारा जो रिटर्न है उसके आसपास बनना चाहिए, इससे बेहतर बनना चाहिए। लेकिन वो जो फंड मैनेजर है वो उस निफ्टी या फिर कह लीजिए कि जो भी बेंचमार्क है उसके बियॉन्ड रिटर्न निकाल करके नहीं दे पा रहा है, बल्कि उससे कम ही रिटर्न निकाल करके दे पा रहा है, उस बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखिए जो भी फंड होते हैं उनका एक बेंचमार्क रखा जाता है, ठीक है। उस बेंचमार्क को आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उस बेंचमार्क में कोई भी फंड लॉन्च होता है नया या फिर कोई भी पुराना फंड है, इसको थोड़ा डिटेल में आप लोग समझिए, इसलिए समझा रहा हूँ मैं कि कोई भी फंड अगर लॉन्च होता है बेंचमार्क के साथ, तो ये बताया जाता है कि ये जो बेंचमार्क रखा गया है इसी के अकॉर्डिंग हमारा पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये फंड है, और इससे बेहतर रिटर्न निकालने की कोशिश करी जाएगी। और उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग आप लोग ये डिसाइड करते हैं उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, क्योंकि बेंचमार्क के आप लोगों के पिछले रिटर्न आप लोगों के सामने है कि उस बेंचमार्क ने किस तरह के रिटर्न निकाल करके दिए हैं पैंडेमिक में या फिर अलग अलग सिचुएशन जो भी आप लोगों की बनती हैं। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखना है अपने फंड को स्विच करते समय, कि आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फंड में, तो आप लोगों की जो रिटर्न होते हैं फ्यूचर के वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं।
अगर आप लोगों ने लाखों रुपए डाल रखे हैं तो आप लोगों को लाखों रुपए का नुकसान भी होगा अगर आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। सेम फंड कैटेगरी में अदर फंड्स आप लोगों को अच्छे रिटर्न भी दिखा रहे हैं, उनकी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपके फंड से बेहतर भी है, प्लस एक्सपेंस रेशियो भी उसका कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों, जो भी फंड मैनेजर हैं वो अब आपका पैसा लिए हैं, इक्विटी में डाल रहे हैं, डेब्ट की तरफ डाल रहे हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपका काम फ्री में करेंगे। वो आप लोगों से किसी ना किसी तरह के चार्ज लेंगे, आप लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो वो जो चार्जेस होते हैं, जो आपके पैसे मैनेज करने के चार्ज होते हैं, इन्वेस्टमेंट के चार्ज होते हैं, वो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से गिना जाता है। तो इस हिसाब को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो आप लोगों का जो 14% का रिटर्न एक्चुअल बनता है वो आपका एक्सपेंस रेशियो काट करके दिखा रहा है 11% का। सेम वही दूसरे फंड में, दूसरी कैटेगरी में जो 14% का रिटर्न है वहाँ पे दिखा रहा है 12%। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 3% काफ़ी ज़्यादा गैप मैंने बता दिया, लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं होता है। 1 से 1.5%, 2% इस तरह के एक्सपेंस रेशियो लिए जाते हैं आप लोगों से। तो एक्सपेंस रेशियो का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो आप लोग स्विच कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों कि आप लोगों को स्विच कब नहीं करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें दिख भी रही हैं और आप लोग अगर स्विच करते हैं, सबसे पहली चीज़ को चार्जेस अगर ज़्यादा लग रहे हैं, सेम फंड है आप लोगों का और आप लोगों का जो टेनर है वो काफ़ी पास आ चुका है, यानी कि आप लोगों ने 5 साल के गोल्स बनाए हुए हैं। अब 5 साल का गोल आप लोगों का 4 साल हो चुका है, अब 1 साल बचा कुचा रह गया है। तो अब आप लोग वहाँ पे जो भी पैसा निकालेंगे उस पर आप लोगों के कैपिटल गेन वगैरह वगैरह, टैक्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ देनी पड़ेंगी आप लोगों को। ठीक है, अब फिर दोबारा फंड में जाएंगे तो वहाँ भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट चार्जेस, नए एक्सपेंस रेशियो वगैरह देने पड़ेंगे। अब जब आप लोग जाएंगे दोबारा से उसको 1 साल बाद विड्रॉ कर ले तो फिर आपके टैक्सेस वगैरह लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। साथ ही आप लोगों के जो कैपिटल गेन्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेंगे, जिससे कि आप लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन और कम रिटर्न का, कह लीजिए कि पछतावा आप लोगों को होने लगेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों ने जो भी गोल्स बनाए हुए हैं उसके बिल्कुल नज़दीक हैं आप लोग, तो आप लोग अवॉइड कीजिएगा अपने म्यूचुअल फंड को स्विच करते समय। दूसरी कंडीशन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और हमारा फंड काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन आप लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। हमेशा आप लोगों को ये देखना है कि आखिर जो भी सिचुएशन है प्रेजेंट की और आपके फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके फंड का पोर्टफोलियो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उस फंड का पोर्टफोलियो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वो किस तरह का फंड है, उसमें कितना रिस्क है, इनको आप लोग कंपैरिजन करके ही अपने म्यूचुअल फंड को स्विच करने का डिसीजन लीजिएगा। सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि बेंचमार्क, अगर फंड ने बेंचमार्क के बराबर या फिर बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू दूसरे फंड में, अगर आप लोग जिससे कंपेयर कर रहे हैं, दोनों ही फंड अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने फंड के साथ ही बने रहना चाहिए। 1-2% के चक्कर में आप लोगों को स्विच नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अपने म्यूचुअल फंड को कब स्विच करना चाहिए, कब नहीं स्विच करना चाहिए। अगर आप लोग अपने म्यूचुअल फंड को स्विच करते हैं तो किस तरह के चार्जेस लगते हैं, किस तरह के टैक्सेस लगते हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि आखिर ये म्यूचुअल फंड में स्विच वाला ऑप्शन क्या होता है। अब इसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर जो भी मैंने आप लोगों को बताया उसमें कोई क्वेश्चन हो या फिर आप लोगों को मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आई हो, समझने में दिक्कत आ रही हो, तो नीचे आप लोग अपने फीडबैक और अपने क्वेश्चंस को जरूर लिखें, जिससे कि मैं आगे सुधार भी कर सकूं और आप लोगों के क्वेश्चंस को लेकर के आप लोगों का सही एडवाइस भी दे सकूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।